हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज लाए हैं ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चूक जाए जो आपके एग्जाम में आएगा या फिर आने वाला है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो है लेक्चर 3 है, जैसा कि आप देख रहे हो। राइट। तो अभी क्या है कि आपको इस वीडियो में जो भी पीपीटी यूज की गई है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। तो चलिए एमसीक्यू सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ना, ये हमारा टॉपिक किस चीज पे है? मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। अच्छा, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है। यानी मौद्रिक और क्रेडिट नीति से क्वेश्चन बहुत आती है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर आंसर भी कृपया देने की कोशिश करें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और करेंसी एक्सचेंज रेट को ये ज्यादातर मैनेज करता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। हिंदी में क्या बोलेंगे? बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर इंगित करती है कि बाजार की ब्याज दर गिरने की संभावना है। ऑप्शन क्या है भाई? तो पहले ये इधर मत देखिएगा, पहले यहां देखिएगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, है ना। बाजार की ब्याज दर गिरने की संभावना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या? सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, में केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है? आप यहां पे देखेंगे, वो एक सेकंड रुक जाएंगे। सेंट्रल बैंक इज आप यहां पे देख सकते हैं, 1 सेकंड थोड़ा रुकेंगे, आप सभी माफी चाहूंगा आप सभी से। हाँ, तो देखिए कि यहाँ पे जो आपका थर्ड में दिया है कि सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक एक आसान मनी पॉलिसी पालन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी, केंद्रीय बैंक एक कड़ी मुद्रा नीति पालन कर रहा है। ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें समय काफी 20 से 30 मिनट के आसपास लग जाता है। मेरा है कि आज 15 मिनट में कंप्लीट कर देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप हमारे सीएपीएफ की ओएलपी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ओएलपी बैच जो चल रहा है, जिसमें पेपर 2 का क्लास, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, पेपर 2 का बुक आपको फ्री मिलेगा। राइट। कंप्लीट ओएलपी बैच चल रहा है जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और टेस्ट सीरीज भी शामिल है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के आपका वैलिडिटी रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। राइट। आप हमारे ऐप को जो भी केस का ऐप है, इस प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और फटाफट ये डाउनलोड कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड जो भी ऑनलाइन या क्लासरूम क्वेरीज हो या फिर जो भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्य टेस्ट सीरीज शुरू है 2021 का, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 आपको मिलेगा। सबसे पहले तो हैप्पी होली। आज 29 तारीख यानी होली का दिन है। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। 26 से 31 तारीख तक ये ऑफर रहेगा जिसमें आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, होली अभिकेश, जिसमें स्पेशल ऑफर के तौर पे सीएपी अभ्यास, फुल ओएलपी, पेपर 2 ओएलपी, लक्ष्य टेस्ट सीरीज में कुछ खास आपको ऑफर्स मिलेंगे। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या हमारा, इस पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन का संदर्भ है भाई, ये क्या है? देखिए पहले तो समझिए कि ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, यानी आरबीआई से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार लेना। दूसरा, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार के लिए उधार देना। तीसरा क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, यानी आरबीआई द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई सिंपल है, सी होगा। क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ज्यादातर परचेज और सेल ही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जिसे आप जी सेक के दौर पे आप इकोनॉमिक्स की किताब में देखते होंगे, आरबीआई के द्वारा खरीदा जाता है। आप यहां पे देख लीजिए कि कंट्रोल रेसेशन क्या होता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है। अभी पूरा प्रोसेस आप देख लेंगे, मैं समझाऊंगा नहीं चूंकि इसमें समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे दे दिया ताकि आप जब भी इस पीपीटी को देखें देन यू विल बी अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में कि सर एक बार फिर से इस पीपीटी को समझा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि मौद्रिक और क्रेडिट नीति यानी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी से ही है। द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटीज, ध्यान दीजिएगा दोनों पॉइंट पे।
ठीक है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन को आपके क्वेश्चन को निर्धारित करती है कि आप किस दिशा में जाएंगे, आप किस दिशा में आंसर और कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे। समटाइम्स अपियरिंग इन न्यूज यानी हियर से आर यूज्ड इन रिलेशन टू यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी शब्द कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं, इसके संबंध में उपयोग किए जाते हैं। किसके संबंध में भाई? ऑप्शन ए बैंकिंग ऑपरेशन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ऑप्शन सी मिलिट्री स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सिंपल है भैया, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो है बैंकिंग ऑपरेशन इसका सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन एक्यूट शॉर्टेज, ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपके एग्जाम के लिए काफी होगा बढ़िया। एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, देख सकते हैं डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसके लिए समय निकाल के आपको समझाना होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मौद्रिक नीति को पहले समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसके उपकरण क्या क्या होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। मैंने इस एक पीपीटी लास्ट में दी थी, उसमें आपको समझाई थी कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है। उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय मूल्य स्थिरता, विनिमय दर में स्थायित्व, रोजगार सृजन। ठीक है, 1 सेकेंड मैं माफी चाहूंगा। और इसके बाद विकास होता है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन क्या है कि व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये ध्यान देना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। तो क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? जब आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंकों से कम करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी होने की संभावना होती है, कौन सी घटना? तो भैया समझना है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज ड्रास्टिकली, भारत की जीडीपी विकास दर में भारी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इन टू आवर कंट्री, विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं। इट मे बी ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर लिक्विडिटी, तो बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली में तरलता को काफी कम कर सकता है। सिंपल सी होगा, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, क्योंकि अनुसूचित जब वाणिज्यिक बैंक जो होता है ना अपनी उधारों में कटौती कर सकते हैं। जब एसएलआर यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो जो है आरबीआई कम करती है 50 बेसिस पॉइंट के आधार पे, तो ये चीजें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसको हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। बैंक दर, खुला बाजार संचालन, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, इसमें से कौन सा मौद्रिक नीति के ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी का कॉम्पोनेंट है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। भैया सिंपल है, इसमें सी होगा, क्योंकि इसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी हम बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का घटक होता है। पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर, है ना, अनाउंस्ड बाय आरबीआई। तो बेसिकली इसका हिंदी क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट का उद्देश्य क्या है। सिंपल है भैया, आप थोड़ा समझिए, पहले तो समझिए कि यहाँ पे दिया है कि ये दिशा निर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है ना, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, ये दिशा निर्देश ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जो उधारकर्ता को साथ साथ बैंकों के लिए भी उचित है। भैया ये सिंपल समझना है कि दीज गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन एडवांसेस। Now, these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to borrowers as well as banks, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये दिशा निर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट की बात कर रहा है, जो कि आरबीआई ने अनाउंस किया था, उसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, यही है ऑप्शन ए, है ना। तो ये आपने समझ लिया। हालांकि आप अगर एमसीएलआर की बात करेंगे, मैं जल्द ही एक सीरीज लाऊंगा जिसमें सबसे हार्ड टर्म्स है इकोनॉमिक्स के, उसको मैं हिंदी इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप काफ़ी अच्छी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पे जो दिया हुआ है मौद्रिक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कैश
रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इफ आरबीआई कंडक्टेड अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें ऑप्शन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि यदि आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री का आयोजन करता है तो वाणिज्यिक बैंकों के कैश रिजर्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल है, बढ़ेगा, कम होगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कम नहीं। सिंपल है भैया, इसमें कम हो जाएगा, ये तो कोई भी बता देगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, एक मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया है कि कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, CRR किसे हम बोलते हैं बेसिकली। जैसे मान लीजिए मित्रों कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहले तो समझिए कि कैश रिजर्व रेशो को समझने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया है कि मान लीजिए कि इधर जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल, वो 1,000 डिपॉजिट करता है बैंक में, ठीक है। तो 960 रुपए बैंक अपने पास रखता है, बाकी 40 रुपए आरबीआई के पास वो क्या कर देगा, जमा कर देगा। फिर इधर से क्या होगा कि इसको बैंक जो है, इस इंडिविजुअल पर्सन को, इंसान को 4% के, देखिए व्हेन CRR रेट इज 4%, जब 1,000 मान लीजिए है, इसका 4% क्या होगा, 40 ना होगा जी। अब थोड़ा सोच के देखो, अब 40 ना होगा, तो जब 4% CRR रेट रहेगा जो तय किया है आरबीआई ने, तो उसी के अनुसार ये जब बंदा 1,000 रुपया जब यहाँ जमा करेगा तो बैंक अपना जो है 40% यहाँ, सॉरी 40 रुपये यहाँ जमा कर देगा, 4% है ना, जो एक इंसान ने दिया। तो अगर मान लीजिए 10 इंसान है तो 10 इंसान को मिला के अलग अलग होगा जमा ना। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। Under which qualitative tool RBI fixes maximum limit to loan and advances that can be made above which the commercial bank cannot exceed, and rationing of credit, margin requirement, loan value ratio, moral suasion। तो सिंपल है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट होगा। अब समझिए हिंदी में कि किस गुणात्मक उपकरण के तहत आरबीआई ऋण और अग्रिम की अधिकतम सीमा तय करता है जो वाणिज्यिक बैंकों से अधिक नहीं हो सकती है। सिंपल, श्रेय का राशन, सीमांत आवश्यकता, ऋण मूल्य अनुपात, नैतिक उत्तेजना। तो भाई सिंपल है, मैंने बोला श्रेय का राशन होता है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है बच्चे इसमें नैतिक उत्तेजना लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी प्रारंभिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले फोकस करो कि क्या जो है क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। और अगर सबसे पहले जो आपको आए, आपको लगे कि नहीं यही वाला है, तो आंसर ज्यादातर चांस 80% वही होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। आपको याद भले नहीं है, लेकिन आपका इंट्यूशन, आपका जो अंदर की जो विचारधारा है, आपकी जो कल्पना शक्ति, वो आपको बार बार फोर्स कर रही है कि भाई ये वाला सही होगा। तो ज्यादातर उम्मीद है कि वही सही होता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इशूज एमएसएस बॉन्ड टू mop up extra liquidity from the market. This is same as open market operation but has a significant difference. What is it? यानी आरबीआई सरकार की ओर से एमएसएस बॉन्ड बाजार से अतिरिक्त तरलता को हटाने के लिए जारी करता है। यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के समान है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह क्या है? तो पहले समझिए, ऑप्शन ए में है कि मनी रेज्ड फ्रॉम द मार्केट बाय एमएसएस बॉन्ड इज स्टोर्ड इन गवर्नमेंट नॉर्मल अकाउंट, यानी एमएसएस बॉन्ड द्वारा बाजार से उठाया गया धन सरकार के सामान्य खाते में संग्रहित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मनी रेज्ड फ्रॉम द मार्केट बाय एमएसएस बॉन्ड इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट अकाउंट नन एज एमएसएस अकाउंट विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब कि यहां पे ध्यान देना है कि एमएसएस बॉन्ड द्वारा बाजार में से उठाया गया पैसा एक अलग खाते में जमा किया जाता है, जिसे एमएसएस खाते के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग ये सामान्य सरकारी खर्चा के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर मनी इज नॉट रेज्ड बाय एमएसएस बॉन्ड्स, ये भी बोला जा रहा है एमएसएस बॉन्ड द्वारा पैसा नहीं उठाया जाता, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो सिंपल है, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि एमएसएस बॉन्ड द्वारा बाजार से उठाया गया पैसा एक अलग खाते में जमा किया जाता है। ध्यान देना है ना, जिसे एमएसएस खाते के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग सामान्य सरकारी खर्चा के लिए नहीं किया जाता है। आपको एक चीज समझना है कि देखिए, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स लिंक होता है। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि आप अगर इसको सिंपली अगर ले चलेंगे तो आप धोखे में हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को आप इजीली मत लीजिएगा। तो ये चीज आपने देखा, लेकिन एक चीज समझना, एमएसएस क्या होता है। देखिए, एमएसएस को मैं बता दूं कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान देना, क्योंकि अभी मेरे पास, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा देख लेना अपनी किताब में। रिवर्स रेपो रेट ये टूल है एक, किसके द्वारा यूज किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। किस लिए किया जाता है भाई? एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, इंजेक्ट लिक्विडिटी, टू कीप लिक्विडिटी एट वन लेवल, या इनमें से कोई नहीं। अवशोषित तरलता इंजेक्ट करना, या इन एक स्तर पर तरलता बना रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल है, ये होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवशोषित तरलता के एब्जॉर्ब लिक्विडिटी के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए रेपो रेट है,
तो एक क्या है कि आरबीआई और बैंक्स, और ये बैंक्स और पब्लिक की एक पूरी यहाँ पे दी हुई है, एक रिवर्स रेपो रेट है। आपने साथ पढ़ा होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो क्या है। जब भी आप गाड़ी वगैरह लेते हैं तो आपका रेपो रेट भी देखा जाता है ना, आपने सुना होगा। तो बेसिकली मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, जिससे आपको कोई भी अगर समस्या हो तो आप उसको समझ सके, मतलब आप अगर आसानी से समझ सके, जिसको लेकर एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। फटाफट बताता हूं मैं। मित्रों, सबसे पहले समझना है कि रेपो रेट वह दर होती है, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे, जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देती है। ठीक है, बैंकों को आरबीआई क्या करती है, कर्ज देती है। अरे मैं बात कर रहा हूं रेपो रेट का, है ना। तो बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया करवाती है, प्रदान करती है, देती है। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाला जितना भी प्रकार का कर्ज है सारा सस्ता हो जाएगा, जैसे कि गृह ऋण हो गया, होम लोन, कार लोन हो गया, ये सब हो गया। लेकिन रिवर्स रेट आपको समझना है, यानी इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि जब मान लीजिए यह वह रेट होता है, दर होता है, जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर, यानी बैंकों ने जो आरबीआई में पैसा जमा किया उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको रिवर्स रेपो रेट बाजार में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है ना। ये चीज आप समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, बाकी पीपीटी आपको मिल ही जाएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। जय हिंद। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।